वेलकम बैक टू द अनदर टॉपिक। आज हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज हमारा दो तरीके से होता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है। तो देखो बेटा, अब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को पूरी तरीके से समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड टू इंड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इंड टू इंड सच दैट कि फ्लो ऑफ करंट रिमेन सेम इन ऑल द गिवन रेजिस्टेंसेज और कनेक्टेड रेजिस्टेंसेज। इसका मतलब ये है कि ये एक इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेज होंगे उन सब में अमाउंट ऑफ करंट सेम फ्लो करता है। तो देखो इसका किस तरीके से हम फिगर बना रहे हैं। तो ये बेसिकली जैसे एक रेजिस्टेंस ये है वैल्यू R1, इसके बगल में दूसरा रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट कर दिया सपोज R2, इसी के बगल में हमने तीसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया R3। इस तरीके से आप जितने चाहो उतने आप कनेक्ट कर सकते हो। यू आर फ्री टू कनेक्ट ऑल द रेजिस्टेंसेज इन टू इंड पोजिशन, ठीक है। तो इन टू इंड अगर बैक टू बैक हम एक दूसरे को कनेक्ट कर देते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ही हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये बात मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें हमने ये RN है, बीच में और भी रेजिस्टेंसेज हैं, ठीक। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। किसी हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। अब ये सोर्स में हमारा सेल और बैटरी कुछ भी ले सकते हो, सेल और बैटरी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। इससे हमने कनेक्ट कर दिया। अब मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो अमाउंट करंट हमारा इधर से फ्लो करना स्टार्ट करेगा और इधर हमारा जाएगा। अब सेल या बैटरी जो भी है, यहाँ पे सेल का सिंबल याद रखना, सेल का सिंबल केवल ये होता है। अब बैटरी का सिंबल जो होते हैं, मल्टीपल सेल्स हमारे कनेक्टेड होते हैं, उसे हम बैटरी बोलते हैं। तो ये हमारा सेल है, ये हमारा सेल है और ये हमारा बैटरी है। अब देखो, मान लो कि जो सोर्स है वो आई करंट ड्रॉ कर रहा है, तो अब ये आई करंट R1 में भी हमारा आई करंट ही रहेगा, R2 में भी हमारा आई करंट ही रहेगा, R3 में भी हमारा आई करंट ही रहेगा और इस RN में भी हमारा आई करंट ही रहेगा और हमको फाइनली आई करंट ही मिलेगा। तो हमने शुरुआत में ही बोला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ऑल द रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बैक इंड टू इंड, ठीक है। तो इंड टू इंड का मतलब एक का इंड जहाँ खत्म होता है दूसरा वहीं से शुरू हो जाता है, दूसरे का जहाँ इंड खत्म हुआ तीसरा वहीं से शुरू हो गया। इस तरीके से हमारे n रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड है। अब मान लो कि ये जो सोर्स है, इस सोर्स के जो इंड का यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये V है। ये क्या है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारा कनेक्टेड है पूरा, ध्यान रहे, ठीक है। तो इसके इंड का या इस रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कुछ और है, करंट अपना कुछ और है। तो ओम्स लॉ कहता है कि V बराबर होता है I इंटू R। तो उस हिसाब से यहाँ का कुछ और पोटेंशियल आएगा। मान लिया ये V1 है, इस इंड का यानी सेकेंड रेजिस्टेंस का कुछ और पोटेंशियल होगा। सपोज ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है। तीसरे वाले रेजिस्टेंस का कुछ और पोटेंशियल आएगा, सपोज ये V3 है। RN वाले रेजिस्टेंस का कुछ और पोटेंशियल आएगा, सपोज ये VN है। तो ये चूंकि जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है और सब में करंट की वैल्यू सेम है, सबका वोल्टेज अलग अलग है, तो जो इन सब वोल्टेज का अगर हम सम करें तो जो सोर्स है इसके सम के बराबर आना चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो हम लोग करते क्या है कि लिख देते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस VN। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V बराबर क्या होता है? IR। अब ये नेट पोटेंशियल होती है, इसके करस्पॉन्डिंग हमने करंट मान लिया I और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लिया हमने R। ये R इक्विवेलेंट लिख लो। यहाँ पे V1 के जगह करंट तो हमारा I ही था, रेजिस्टेंस हमारा R1 है। इसमें करंट तो हमारा सेम है, रेजिस्टेंस हमारा R2 है। V3 में भी करंट सेम, रेजिस्टेंस R3, और Vn में भी करंट सेम, रेजिस्टेंस हमारा Rn। अब देखो I कॉमन मिल रहा है, तो ये I है, R इक्विवेलेंट हो गया।
आई हमारा कॉमन मिल गया। अब यहाँ से बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये आई इस आई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और इक्विवेलेंट का हमारा फार्मूला बना R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ठीक है, तो अगर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आपको बातें ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि जो करंट रहेगा आई सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, और जो अप्लाइड वोल्टेज है वो उनके इंड का जो वोल्टेज हमारा आ रहा है उनके एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। और दूसरी क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि अप्लाइड वोल्टेज is equal to the algebraic sum of PD potential difference at the end of all resistances। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला आपको क्या ध्यान रखना है, पहला ये ध्यान रखना है कि जो करंट की वैल्यू होती है वो सभी रेजिस्टेंसेज में सेम होती है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सोर्स का हमारा अप्लाइड वोल्टेज है ये इक्वल टू होता है एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। जितने भी हमारे रेजिस्टेंसेज हैं उन सब के एंड पे जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, उनके एल्जेब्रिक सम जो होता है वो V के बराबर होता है। यानी यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, यहाँ इसके एंड का V3 है, इसके एंड का Vn है। इन सब को जब हम सम करते चले जाएंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 तो दैट इज इक्वल टू द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है। अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता देते हैं। इससे रिलेटेड हम आपको 2-4 क्वेश्चन भी बता देते हैं। तो देखो बच्चों, यह 1-2 कॉन्सेप्ट और समझ लो कि अगर हम ये मान ले कि हमारा n रजिस्टर है, सबकी वैल्यू आ रही है, सबका रेजिस्टेंस हमारा सेम है। ठीक है, यानी R1 वाले का भी R है, R2 का भी वैल्यू R है, R3 का भी वैल्यू R है, R4 का भी वैल्यू R है और Rn का भी वैल्यू R है। और यहाँ पे कोई हमारा सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये इस तरीके से कनेक्टेड है। अब पूछा गया कि इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। अब इस पूरे अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम इसको सिंपली निकाल सकते हैं क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो R सीरीज हमारा आ जाएगा, सबका सम कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 जितने भी हैं प्लस Rn। अब चूंकि ये सब आइडेंटिकल हैं n टाइम्स तक, तो हमने लिखा R प्लस R प्लस R प्लस R प्लस ये कहाँ तक जाएगा, n टाइम्स तक जाएगा। ठीक है, तो इसको अब जब RS निकालोगे, ठीक, तो सीधा n टाइम इंटू R कर दिया करो। क्या कर दिया करो, n टाइम इंटू R। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कि इसका 2 ओम रेजिस्टेंस है, इसका भी 2 ओम है, यानी सभी के 2 ओम रेजिस्टेंसेज हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, और ये मान लो 10 टोटल, यहाँ पे नंबर 10 है, n की वैल्यू यहाँ नंबर 10 है, 10 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसका जो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 ओम। ठीक है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज अगर कनेक्टेड होते हैं तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज काउंट कर लो और उसको उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब जैसे यहाँ पर कोई रैंडम सा वैल्यू ले लो, फॉर एग्जांपल कि हमने मान लिया कि 6 रेजिस्टर्स हैं, 6 रेजिस्टर्स हैं और सबकी जो वैल्यू है वो 10 ओम है और ये सब सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो जब सीरीज में है तो सीधा सीधा इसका कर दो 6 इंटू 10 60 ओम आ जाएगा। या 6 बार लिख के 10 ओम को 6 टाइम लिख के ऐड करो तब भी रिजल्ट हमारा 60 ओम ही आएगा। या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू वैल्यू ऑफ 1 रजिस्टर, तब भी हमारा वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। इसमें और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखना। अब जैसे मान लो कि हमने यहाँ से कोई वायर स्टार्ट किया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर यहाँ आ गए,
फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट किया, फिर हम यहाँ आ गए, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया, हम ऊपर आ गए, फिर यहाँ पे कोई चाहे कनेक्ट करो या ना करो तुम्हारी मर्जी है, फिर हम यहाँ से इधर आ गए, फिर हम ऐसे कनेक्ट कर दिए, फिर हम इधर आ गए, इसको भी चलो हटा ही देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे फिर से हम एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये इंड सपोज ए है, ये इंड हमारा ए है और ये इंड हमारा बी है। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि सपोज ये सब इक्वल अमाउंट के ले लो कि ये सभी 5 ओम के रजिस्टर्स हैं, 5 ओम। अब पूछा है कि ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताओ, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताओ। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पैरेलल में है या सीरीज में है। अच्छा, अब ये मैं सीरीज का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये सीरीज में ही होगा, तो हम कैसे चेक भी कैसे करेंगे, जैसे कि कोई एक इंड पकड़ लो, जैसे ए इंड ले लो या बी इंड ले लो, अब वहाँ से करंट फ्लो कराओ। तो जब आप यहाँ से करंट फ्लो कराओगे तो ये करंट भाई इसमें आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, यानी कहीं भी ये करंट बाइफरकेट नहीं हो रहा है, कहीं भी ये पार्टीशन में डिवाइड नहीं हो रहा है। तो जो भी है इसमें वही इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब कि इन सब में करंट की वैल्यू हमारी सेम ही रहेगी। और जब करंट की वैल्यू जिन जिन वायर में या जिन जिन रेजिस्टेंस में सेम होती है वो सभी सीरीज में ही होते हैं। तो ये भी फिगर जो है ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन का ही फिगर है, ठीक है। तो घबराने वाली इस तरीके के क्वेश्चंस में कोई बात नहीं होती। बच्चे कभी ऐसा फिगर देखते हैं तो समझ लेते हैं कि ये सब पैरेलल में है, क्योंकि अभी लर्निंग स्टेज होता है, रेजिस्टेंस वगैरह से अवगत नहीं होते हैं हाई स्कूल के बच्चे अभी, तो डरते हैं थोड़ा सा कि अब क्या बताएं, ये हमारा कैसा हो गया, ये तो सीधा है ही नहीं, ये तो इंड टू इंड दिख ही नहीं रहा है। लेकिन ये इंड टू इंड ही है। कैसे? अगर ये ए और बी को पकड़ के स्ट्रेच कर दो, ए और बी को पकड़ के स्ट्रेच कर दो, खींचो, तो ये सब सीधा हो जाएगा एक ही तार में। यानी कहीं भी करंट हमारा डेविएट नहीं हो रहा, बाइफरकेट नहीं हो रहा है, 2 हिस्सों में नहीं बट रहा है, 3 हिस्सों में नहीं बट रहा है। मतलब कि जो करंट आप यहाँ पे सप्लाई करोगे वही करंट आपको हर रेजिस्टेंस से होते हुए बी तक आ जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और इसका रिजल्ट भी हमारा वैसे ही आ जाएगा कि आर ए बी इज इक्वल टू ए और बी के लिए कितने रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 और सब आइडेंटिकल है, तो सीधा 4 × 5, एक की वैल्यू उठा लो, आ जाएगा 20 ओम, ठीक है। तो इस तरीके के हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के बेसिक क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं। अब हम आपको पढ़ाते हैं इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का दूसरा वाला अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे फिगर कैसा होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये होता है कि एक जगह से करंट चलता है, स्टार्ट होता है, फिर वो अलग अलग हिस्सों में फ्लो करता है, अलग अलग रेजिस्टेंस में टूट जाता है। यानी कहीं R1 में चला गया, कुछ अमाउंट करंट का दूसरे में चला गया, कुछ तीसरे में चला गया, इस तरीके से। यानी यहाँ पे रेजिस्टेंसेज कुछ इस तरीके से कनेक्ट होते हैं कि उनके इंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तो हमारा सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन सभी रेजिस्टेंस में जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो डिफरेंट होता है। अगर रेजिस्टेंसेज आइडेंटिकल कनेक्टेड है तब तो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है करंट, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो उनकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग करंट हमारा अलग अलग रेजिस्टेंसेज में टूट जाता है। ये वैसे ही समझ लो कि अगर मान लो एक बड़ा सा पाइप है और इसमें आप सप्लाई दे रहे हो, पानी फ्लो, वाटर फ्लो कर रहा है पूरा, ठीक है। और यहाँ से आया, यहाँ से आपने क्या किया, एक पाइप इधर कनेक्ट कर दी, इसी में एक पाइप इधर कनेक्ट कर दी, एक पाइप इधर कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब पाइप का ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सबका अलग अलग है, मान लिया इसका A1 है, इसका A2 है और इसका A3 और ये कंप्लीटली सील्ड है यहाँ से, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कहीं बाहर पानी निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। जो अमाउंट यहाँ से आप दे रहे हो अब वो इन तीनों पाइप में अलग अलग रेट से जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि भाई सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी सबकी मोटाई जो है वो अलग अलग है। तो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी ऐसे ही होता है कि जो हमारा सोर्स से करंट स्टार्ट होता है वो चलता तो है अपना कुछ वैल्यू लेके, कुछ अपनी उसकी वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू हो, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 1 एम्पियर, 5 एम्पियर एक्सेट्रा कुछ भी। अब जब जंक्शन पे आता है, इस चीज़ को हम लोग वहाँ पे जंक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। जब वो जंक्शन पे अपना पहुँचेगा तो जंक्शन के पास से वो टूटेगा अलग अलग हिस्सों में। जब वो अलग अलग हिस्सों, अब रेजिस्टेंस यहाँ कुछ डिफरेंट है तो उसमें कुछ डिफरेंट करंट जाएगी। अगर आइडेंटिकल तीनों है तो ये तीनों अगर आइडेंटिकल हो गए तो यहाँ से जो हमारा वाटर जा रहा है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अगर पाइप की मोटाई अलग अलग है
होल इसके अंदर का अलग अलग है तो वाटर भी अलग अलग जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टेंस और करंट के साथ भी यही है कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंस से यहाँ कनेक्टेड होंगे तो जो करंट होगा यहाँ वाला वो तीनों में बराबर बराबर बटेगा, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंसेज अलग अलग वैल्यू के हैं तो बराबर बराबर नहीं बटेगा। लेकिन उन करंट की वैल्यू को सम करोगे तो जो यहाँ पे करंट है उसके बराबर आ जाएगा। जैसे अब इस चीज को समझते हैं फिगर के साथ कि देखो मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, वैल्यू है इसकी R1, एक रेजिस्टेंस ये है, वैल्यू है इसकी R2, एक रेजिस्टेंस ये है, वैल्यू है इसकी R3। इन सब का अपना इंड है भाई, इसका एक इंड इधर है, दूसरा इधर है, इसका भी पहला इधर है, दूसरा इधर है, पहला इधर है, दूसरा इधर है, और इन सब को हमने क्या किया कि एक जगह कनेक्ट कर दी। देखो प्रैक्टिकल में ना ये जो हम लोग सीधे सीधे फिगर बना देते हैं, प्रैक्टिकल में अगर आपको लैब वैब में काम वाम करना हो तो आपको ऐसा सीधा तो बिल्कुल वायर मिलता ही नहीं है भाई। अगर भी ये रेजिस्टेंस एग्जांपल के तौर पे और ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें कोई वायर निकला है तो वायर सीधा सीधा थोड़ी ना होता है। तो लैब में जब आप करो तो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया कि भैया इसको हम एक सोर्स से कनेक्ट कर दिए। अब सोर्स मैंने बता रखा है कि सोर्स यहाँ पे हमारा सेल और बैटरी कुछ भी हो सकता है, सेल और बैटरी कुछ भी हो सकता है। सेल और बैटरी का सिंबल भी मैंने बता दिया था, फिर से बता रहा हूँ, ये प्लस होता है, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटी वाली डंडी नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये सेल का फिगर है। और जो बैटरी होता है ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है। तो इसमें कई सारे बैटरी होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने देखो 1 2 3 तीन सेल हमने कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी बनाई। बड़ा वाला जो डंडा है ये पॉजिटिव टर्मिनल का काम करता है, छोटा वाला डंडा जो है ये नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है, ध्यान रहे, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ जो सोर्स हमने कनेक्ट किया है इसकी वोल्टेज जो है वो V है। वोल्टेज क्या है? V है। तो ये वाला इधर का टर्मिनल हमने पॉजिटिव ले ली, इधर का टर्मिनल हमने नेगेटिव ले ली सोर्स का। तो अब ये सारे रेजिस्टेंसेज, इस फिगर को हम ऐसे भी देखो बना सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे तो लग रहा होगा कि ये यहाँ पे कनेक्ट हैं और इसके बाद यहाँ पॉजिटिव पे आ गए हैं और ये यहाँ से कनेक्ट होकर एक तार के साथ फिर नेगेटिव पे आए। इनको हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R1 है, R2 है, R3 है, और ये मान लो हमारा सेल या बैटरी है। ये बैटरी का एक टर्मिनल है और ये मान लो पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या किया, R1 का ये वाला इंड पकड़ा, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, R2 का ये वाला इंड पकड़ा, नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, R3 का ये इंड नेगेटिव से जोड़ दिया। यहाँ भी ऐसे ही इधर वाले इंड जो बचे थे इनको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम है। तो भाई जो इसके बीच का यहाँ का जो वोल्टेज है वही वोल्टेज तो इन सब के इंड पे भी कनेक्ट अप्लाई होगा, अलग अलग तो हो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब कि जो वोल्टेज सोर्स का होता है वही वोल्टेज इसके इंड का भी होगा। यानी इसके इंड पे यहाँ से यहाँ तक का अगर आप वोल्टेज निकालते हो तो यहाँ पे भी सोर्स का अगर वोल्टेज V है तो इसका भी वोल्टेज क्या निकल के आएगा? V आएगा वोल्ट मीटर से मेजर करने पे। इसके भी इंड का अगर आप वोल्टेज मेजर करोगे तो इसका भी वोल्टेज क्या निकल के आएगा? V निकल के आएगा। इसके इंड पे भी अगर आप वोल्टेज मेजर करते हो तो इसके इंड का भी वोल्टेज क्या निकल के आएगा? V निकल के आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो फिगर को थोड़ा मैं फिर से नीट एंड क्लीन बना देता हूँ ताकि क्लियर से समझ में आए। एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, चलो तीन ही केवल रेजिस्टेंस लेते हैं और इन तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। ऐसे भी बना सकते हो, कोई सीन नहीं है। मतलब बनाने के एक फिगर के कई तरीके हो सकते हैं। अब फिगर देख के बच्चे घबराते हैं कि वो तो ऐसा फिगर था, यहाँ तो ऐसा हो गया, अब क्या करें। तो फिगर को समझना बड़ा ही आसान होता है। यहाँ पे धीरे धीरे आप लोग भी सीख जाओगे। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आएगा। तो प्रैक्टिस करो। फिजिक्स तभी समझ में आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको अटेम्प्ट करो। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करना शुरू करते हो तब आपको डाउट अराइज होता है, अच्छा थ्योरी में कुछ और था या क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, अब क्या करें। तो वहाँ पे अपने टीचर से कंसल्ट करो, जो भी आपके जिन भी टीचर से आप पढ़ते हो उनसे कंसल्ट करो। हमारा अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। कोई भी सवाल अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब इंस्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि हाँ विदिन 24 आवर्स मैं आप लोगों को रिप्लाई दे सकूँ, आपके सवालों का जवाब दे सकूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टेंस लिया, R1, R2 और R3, और ये जो बैटरी हमने लगा रखा है इसका वोल्टेज हमारा टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज हमारा या पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस का भी होगा,
इस रेजिस्टेंस के भी इंड का होगा और इस रेजिस्टेंस के इंड का भी होगा। अब मान लो यहाँ से करंट हमारा कितना ड्रॉ हो रहा है, आई ड्रॉ हो रहा है, तो ये करंट हमको यहाँ पे मिलना भी चाहिए, मिलेगा भाई। अब देखो ये जंक्शन पे जब आया और सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, तो ये करंट अलग अलग हिस्सों में बाइफरकेट हो जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। मान लो R1 वाला रेजिस्टेंस में करंट कितना गया, I1, R2 वाले में करंट कितना गया, I2, R3 वाले में करंट कितना गया, I3 करंट गया। तो अब जब इन तीनों करंट का अगर हम सम निकालें, तीनों करंट का सम निकालें, तो ये हमारा जो करंट था इसके बराबर आना चाहिए। सिंपली कर दो कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है भाई, I बराबर तो V बाई R, ठीक है। अब ये मेन करंट था, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमने लिख दिया बैटरी का अप्लाइड वोल्टेज और पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये पैरेलल का है तो इक्विवेलेंट ही लिख लो। अब I1 की बात करें तो I1 की वैल्यू चूंकि वोल्टेज तीनों में सेम है, तो वोल्टेज तो हमारा वही रहेगा, रेजिस्टेंस आ गया R1 इसी फॉर्मूला से, ठीक। I2 के जगह V बाई R2, I3 की जगह V बाई R3। अब आप जरा ध्यान से देखो तो V बाई R इक्विवेलेंट, V यहाँ से कॉमन मिल गया, 1 बाई R1, 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये वाला V और ये वाला V हमारा कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या यहाँ से कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बना। अगर आपके सामने n रेजिस्टेंसेज हैं, कनेक्टेड हैं पैरेलल में, ठीक है, फॉर n रजिस्टर, फॉर n रेजिस्टेंसेज, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Rn, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें कि हमारी जो पोटेंशियल होता है एट द एंड ऑफ ऑल रजिस्टर्स वो आइडेंटिकल होता है, सेम होता है, चाहे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। करंट की वैल्यू जो हमारा सोर्स से चलता है वो अलग अलग रेजिस्टेंस अगर हैं तो उनमें अपना टूट अलग अलग फ्लो करने लगता है और उन सब का सम सोर्स से जो चलने वाला करंट है इसके बराबर होता है। यानी इसको जब ऐड करोगे, इसको इसके साथ ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसको इस करंट के साथ ऐड करो, तो आपको I के बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि यही करंट इस जंक्शन पे आके टूट रहा है अलग अलग हिस्सों में। और ये सारे करंट यहाँ से हमारा I1 आ जाएगा, इधर से हमारा I2 और इधर से I3, और ये फिर इस जंक्शन से इधर जब जाएगा तो I के फॉर्म में हमारा करंट सेल तक पहुंच जाएगा और बैटरी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का पूरा कॉन्सेप्ट और ये है हमारा उसका फॉर्मूला। अभी इसमें और भी छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो गया। अभी इसमें और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चों, अगर मान लिया जाए कि हमारे ये जो रेजिस्टेंसेज हैं, चलो 3 ही ले लेते हैं। यार तुम लोग कहोगे भी कि बार बार ये 3 ड्रॉ कर रहे हैं, 4 क्यों नहीं कर रहे हैं? लो 4 ड्रॉ कर दिया इस बार। मान लो ये सब आइडेंटिकल हैं, इनकी वैल्यू है 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, ठीक है। और ये सभी किसी एक जगह पे अपना कनेक्टेड है, ठीक। अब देखो यहाँ पे कोई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई है, ठीक है। अब देखो ये सब आइडेंटिकल हैं, तो हमारा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो ये 4 रेजिस्टेंस है, तो 1/R इक्विवेलेंट बाई 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12, एलसीएम लिया 12, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4/12, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 4/12, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई 12/4, यानी कि 3 ओम, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको, इस चीज़ को बड़ा, रिजल्ट को बड़ा ध्यान से देखो, इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं
तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा सकते हो आर इक्विवेलेंट के लिए। जैसे मान लिया जाए कि n रेजिस्टेंस हैं, सबकी वैल्यू अपनी r है और ये सभी किस कॉम्बिनेशन में है, ये सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ये सभी किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमारा इसके लिए जो इक्विवेलेंट का फार्मूला आ जाएगा R/n। ये ध्यान रखो, ये इसी रिजल्ट से आया है कि भाई यहाँ पे सभी रेजिस्टेंसेज की वैल्यू क्या था, 12 ओम 12 ओम 12 ओम 12 ओम। नंबर ऑफ रजिस्टर कितने थे, तो 4। हमारा रिजल्ट कैसा आया आर इक्विवेलेंट का, कि आर इक्विवेलेंट का 12/4। इसका मतलब वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला है कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो R/n के फॉर्मूले से। ठीक है, इसके बाद और समझ लो। अगर हमारे दो रजिस्टर कनेक्टेड हैं, अगर हमारे दो रजिस्टर केवल हैं, इसकी वैल्यू R1 है और इसकी वैल्यू R2 है, और ये दो ही रजिस्टर हमारे केवल कनेक्टेड हैं किसी सोर्स से, ठीक, प्लस और माइनस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, तो इसके लिए जब आर इक्विवेलेंट आप निकालोगे, इस पूरे सर्किट के लिए आर इक्विवेलेंट निकालोगे, सिंप्लीफाई करोगे 1/R/1/R2 करके, तो आपको जो रिजल्ट आता है वो आता है R1/R2 डिवाइडेड बाई R1 + R2। तो दो के लिए डायरेक्ट आप फार्मूला ऐसे याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंसेज हैं, ये फार्मूला इसी तरीके से आया है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। भाई एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R1 × R2, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R1/R2। अब यहाँ आ गया R2 और यहाँ आ गया R1। भाई 1/R इक्विवेलेंट है, रेसिप्रोकल करो तो R इक्विवेलेंट, ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। तो ये हमारा रिजल्ट बन जाता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट रेजिस्टेंसेज कनेक्टेड हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हमारा आर इक्विवेलेंट का ये फॉर्मूला हो जाता है। तो हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े वो कुछ इस तरीके से पढ़े हैं। एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं जाते जाते कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे डायरेक्ट होते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है इस तरीके से होता है। दूसरा, अगर आइडेंटिकल का केस है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं, तो उस केस में जो हमारा आर सीरीज हो जाता है n × R के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये सीरीज का था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा इक्विवेलेंट का फार्मूला कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ... 1/Rn। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर इस केस में आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज हैं तो आर इक्विवेलेंट का हमारा डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर दो रेजिस्टेंसेज हैं तो दो रेजिस्टेंस के लिए तो अभी मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला बताया, वो आप वहाँ से याद कर सकते हो। ठीक है, और ये सब बड़ा ही आसान होता है। हम लोग क्वेश्चन जो कल करेंगे इसके रिलेटेड वो कॉम्बिनेशन का करेंगे जिसमें मिक्स्ड हो, सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स्ड हो। तो कल का टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बिहाफ पे हम लोग कल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है।